कॉन्फिडेंस लोगों में तब आएगा जब डॉक्टर साहब ऐसे अपना बाजू करके वैक्सीन लगवा रहे होंगे। अब डॉक्टर साहब ही अपना बाजू ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो वैक्सीन कहाँ लगेगा। जब लॉकडाउन था सब वैक्सीन की तलाश में थे। लॉकडाउन के बाद जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल बनी और जो पूरे देश भर में सूरत हाल बनी और जिस तरीके से बहुत सारे हमारे करीबी लोग हमसे कोविड-19 के कारण बिछड़ गए, सब लोग इस इंतज़ार में थे कि वैक्सीन कब आएगी। और यूँ लग रहा था जब वैक्सीन आएगी सब लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि हंगामा हो जाएगा, हॉस्पिटलों के बाहर भीड़ लग जाएगी, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन वैक्सीन आ गई है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पूरे विश्व भर में वैक्सीन बनाने के लिए मशहूर है और वैक्सीन्स को लेकर जिस इंस्टीट्यूट की क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि इंटरनेशनल अखबारों में उसका नाम बड़ी इज़्ज़त के साथ लिया जाता है, उसी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का वैक्सीन आ चुका है। लेकिन आम लोग डॉक्टर तक घबरा रहे हैं कि हमें वैक्सीन लेना चाहिए या हमें वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। कहीं वैक्सीन से ये तो नहीं होगा, कहीं वैक्सीन से वो तो नहीं होगा। मुझे यहाँ पर वो याद आता है कि हमारे एक मौलाना साहब ने वैक्सीन को लेकर ये एक दलील छेड़ दी थी, एक किस्सा छेड़ दिया था, वैक्सीन हलाल है या वैक्सीन हराम है। और कईयों ने ये कह दिया था कि वैक्सीन में ऐसी चीज़ डाली जा रही है जिससे आपका डीएनए बदल दिया जाएगा। जब डॉक्टर भी मौलवियों की भाषा बोलना शुरू करें तो फिर थोड़ी सी हैरत होती है। हैरत इसलिए होती है कि डॉक्टर्स वायरस, बैक्टीरिया, इन तमाम पैथोजेंस को समझते भी हैं, इनके एक्शन और रिएक्शन को पढ़ते भी हैं और उन्हें मुझसे और आपसे ज़्यादा बेहतर मालूम है कि वायरस कैसे एक्ट करता है, वायरस कैसे रिएक्ट करता है, वायरस कैसे डीएक्टिवेट किया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें डॉक्टर्स को हमसे बेहतर मालूम होती हैं। तो अगर वैक्सीन को लेकर फ्रंटलाइन वर्कर्स में इतनी घबराहट और इतना डर है तो फिर आम आदमी वैक्सीन लगवाएगा कैसे। सबसे पहला सवाल जो सब पूछ रहे हैं कि कितना वक्त लगेगा वैक्सीन को काम करने में। इस सवाल का जवाब बाद में, पहले इस सवाल का जवाब कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हमारे देश में क्या नाम था, कोविशील्ड के नाम से हमारे देश में बांट रहा है, ये वही वैक्सीन है जो इंग्लैंड में लग रही है, ये वही वैक्सीन है जो ब्राज़ील में लग रही है, ये वही वैक्सीन है जो दुनिया भर के दूसरे देशों में लग रही है। क्या इंग्लैंड से आपने ऐसी कोई कहानी सुनी कि वहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स ने कहा हम ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे? क्या ब्राज़ील से आपने कोई ये कहानी सुनी, हेल्थ केयर वर्कर्स ने कहा हम ये नहीं लगवाएंगे? क्या वजह है कि इन सभी देशों में वैक्सीनेशन हो रही है और वैक्सीनेशन को लेकर सरकार बहुत सीरियस है और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट किया जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ सरकार खुद कह रही है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं उनमें अभी भी वैक्सीन को लेकर डर और खौफ है। इस डर और खौफ को दूर किया जाना चाहिए। फ्रंटलाइन वर्कर्स को इस वैक्सीन के ऊपर यकीन करके, ट्रस्ट करके इस वैक्सीनेशन ड्राइव को कामयाब बनाना चाहिए। और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये भी समझना होगा कि ये ज़रूरी नहीं कि बचपन में जो वैक्सीन लगती थी उस वैक्सीन के कारण अगर कभी हमें बुखार हुआ हो या उस वैक्सीन के कारण कभी उल्टी आई हो या उस वैक्सीन के कारण उस वैक्सीन की वजह से कोई भी रिएक्शन हुआ हो तो वो तो हमारे माता पिता को पता होगा, क्योंकि जो वैक्सीनेशन हमारे यहाँ होती है वो बहुत छोटी उम्र में होती है। इसलिए तो माता पिता से पहले जाकर पूछना पड़ेगा कि जनाब हम बहुत जब छोटे थे आपने हमारी वैक्सीनेशन कराई थी तो क्या बिल्कुल ठीक ठाक रहा था सब कुछ, या बुखार हुआ था या ज़ुकाम हुआ था या हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था? क्या आप ये सब सवाल अपने माता पिता से नहीं पूछते? जब आप पूछेंगे तो वो ज़रूर आपको बताएंगे कि कोई दुनिया की ऐसी वैक्सीन नहीं जो जिस टाइम आप लगवाते हैं, स्टडीज़ ये कहती हैं हर वैक्सीन का कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर होता है। कई लोगों में जब वैक्सीनेशन होती है बिल्कुल फिट हैं, कोई परेशानी नहीं है, वैक्सीनेशन आपने बच्चे की कराई, बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं, आप वैक्सीनेट कराते हैं, वैक्सीनेट कराने के बाद डॉक्टर साहब आपको बोलते हैं कि जिस जगह हमने वैक्सीन लगाया है, टीका लगाया है, यहाँ पर बच्चे को थोड़ी दर्द भी रहेगी, या हो सकता है ये सूज जाए, या हो सकता है कि यहाँ पर रैशेज़ आ जाएँ, तो आप एक काम कीजिएगा, ये दवाई लगाइएगा या यूँ मालिश करिएगा तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। अगर बुखार आता है तो हमें बताइएगा।
क्या वैक्सीनेशन से पहले ये तमाम चीज़ें डॉक्टर आपको नहीं बताता? क्या वैक्सीनेशन से पहले ये तमाम चीज़ें हेल्थ केयर वर्कर आपको नहीं बताता? क्या वैक्सीनेशन से पहले ये तमाम बातें आपको पैरामेडिकल स्टाफ नहीं बताता? तो इसका मतलब ये है कि अगर जो वैक्सीनेशन बचपन में होती है, उस वैक्सीनेशन को लेकर स्टडीज़ हुई हैं और उन स्टडीज़ में ये कहा गया है कि वैक्सीनेशन के बाद रैश पड़ सकते हैं, वैक्सीनेशन के बाद बुखार आ सकता है, वैक्सीनेशन के बाद वॉमिटिंग हो सकती है, वैक्सीनेशन के बाद कोई और एडवर्स रिएक्शन हो सकता है। लैंसेट की एक स्टडी मेरे पास है, ये शायद डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, आम लोगों को और वो तमाम लोग जो वैक्सीन से घबराए डरे फिर रहे हैं, शायद उन्हें कन्विंस करेगी कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है और वैक्सीनेशन की वजह से बुखार आना या कोई और दिक्कत होना स्वाभाविक है, नॉर्मल है। ये डॉक्टर्स को और हेल्थ केयर वर्कर्स को मालूम है। एक स्टडी मेरे पास है, स्टडी के मुताबिक एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, आपने वैक्सीन लगवाया, वैक्सीन लगवाने के बाद एडवर्स इवेंट का क्या मतलब है? एडवर्स इवेंट को मेडिकल साइंसेज में सीरियस तब माना जाता है अगर उसके कारण मौत हो जाए, अगर उसके कारण आपकी जान पर कोई खतरा बनाए, उसके कारण पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़े और जब आपने हॉस्पिटलाइज किया तो पेशेंट 10, 12, 13, 14, 15 दिन तक हॉस्पिटल में उसको रहना पड़े, परसिस्टेंट या सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी हो जाए। कहने का मतलब ये कि आपने वैक्सीन लगवाया, वैक्सीन लगवाने के कारण आपका एक हाथ काम करना बंद कर गया, वैक्सीन लगवाने के कारण आपको सीजर्स आने शुरू हो गए, वैक्सीन लगवाने के कारण आपको 10-15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा, तो इसे कहा जाता है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। इसे सीरियस तब कहा जाता है जब ये तमाम मामले बने। अगर इम्यूनाइजेशन के कारण बर्थ डिफेक्ट कोई आता है, इम्यूनाइजेशन के कारण कोई और दिक्कत जो है बच्चे के अंदर पैदा होती है, तो उसे सीरियस कहा जाता है। अगर मान लीजिए वैक्सीन लगवाने के कारण परमानेंट डैमेज हो गया कि आपके सुनने की क्षमता ख़त्म हो गई, आपके बोलने की क्षमता ख़त्म हो गई या आपके जिस्म में और कोई दिक्कत पैदा हो गई, तो इसे कहा जाता है कि जिसमें इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ जाए, तो इसे कहा जाता है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। इसे सीरियस मामला कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप वैक्सीन लगवाएं, लैंसेट की एक स्टडी कहती है माइनर रिएक्शंस क्या हैं। आपने इंजेक्शन लगवाया, एक आधे घंटे के अंदर अंदर कोई रिएक्शन हुआ और थोड़े वक्त के अंदर अंदर वो रिजॉल्व हो गया, जिससे थोड़ा बहुत ख़तरा आपको है, दर्द हो गया, स्वेलिंग हो गई और जिस जगह आपने इंजेक्शन लगवाया है वो जगह आपकी लाल हो गई, बुखार हो गया, मसल पेन हो गई, सर दर्द हो गया और लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब हो गया आपका कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, भूख मर गई है आपकी। इन्हें माइनर रिएक्शंस कहा जाता है। अब जो लोग आज कोविड-19 का वैक्सीन लगवाने में इतना घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, थोड़े से कुछ एक स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बीसीजी का टीका तो आप लोग सभी लगवाते हैं ना। बीसीजी का टीका लगवाने के बाद लोकल रिएक्शंस 90 to 95% केसेस में देखे गए हैं। यानी जिस जगह आप टीका लगवा रहे हैं वहाँ दर्द हो रही है, वो जगह सूज गई है या वो जगह लाल हो गई है। आप ध्यान देते हैं तब? बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि वो टीका आपको आपके माता पिता लगवा रहे होते हैं और आपकी उम्र इतनी होती है आपको पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। हेपेटाइटिस बी का टीका जब आप लगवाने जाते हैं 15% एडल्ट्स के केस में पेन, स्वेलिंग और रेडनेस देखी जाती है और 5% बच्चों में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। HIV का टीका आप लगवाते हैं 5 से 15% लोगों में पेन, स्वेलिंग और रेडनेस होती है। मीजल्स का टीका आप लगवाते हैं लगभग 10% लोगों में पेन, स्वेलिंग और रेडनेस, जिसको लोकल रिएक्शन कहा जाता है, देखा गया है। परट्यूसिस का आप लोग लगवाते हैं लगभग 50% के करीब लोगों में पेन, स्वेलिंग और रेडनेस हो जाती है। निमोनोकोकल कंजुगेट के केस में 20% के करीब पेन, स्वेलिंग और रेडनेस होती है। टेटनस के टीके में 10% लोगों में पेन, स्वेलिंग और रेडनेस देखी जाती है। अच्छा, उसके बाद फीवर का जहाँ तक ताल्लुक है तो हेपेटाइटिस बी के टीके में भी 6% लोगों में बुखार आ सकता है। HIV के टीके में 2 से 10% लोगों में बुखार आ सकता है। मीजल्स के केस में 5 से 15% लोगों में बुखार आ सकता है। OPV के केस में 1% से कम लोगों में बुखार आ सकता है। परट्यूसिस के केस में 50% से कम लोगों में या 50% के करीब लोगों में बुखार देखा गया। निमोनोकोकल कंजुगेट में 20% लोगों के अंदर बुखार देखा गया। टेटनस के मामले में 10% लोगों में बुखार देखा गया। और उसके बाद इरिटेबिलिटी
मैलिस और सिस्टीमिक सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो BCG, हेपेटाइटिस बी और HIV, इन तीनों वैक्सीन्स के मामले में किसी किस्म का कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं देखने को मिला। 55% केसेस में पर्ट्यूसिस का जब आप टीका लगवाते हैं, इरिटेबिलिटी, मैलिस और सिस्टीमिक सिम्टम्स आप में आते हैं। 25% टेटनस के केस में, निमोनोकोकल कंजुगेट के केस में 20%, OPV के केस में 1% और मीजल्स के केस में 5%। अब ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इन तमाम मामलों में क्या है? क्या डॉक्टर आपको दवाई देता है? क्या डॉक्टर कहता है कि अब आपको बुखार आ गया तो टिक्की ले लीजिए? नहीं, डॉक्टर कहता है कि जो इंजेक्शन की साइट है, जहां पर आपको वैक्सीन लगा है, वहां पर आप ठंडा कपड़ा, गीला कपड़ा रख दीजिए। पैरास्टामोल की टिक्की दे देता है आपको। ओरल फ्लूइड्स लेने के लिए कहेगा। पानी ठीक ठाक पीजिए, नमक वाला पानी पीजिए, कोसा पानी पीजिए, ठीक है। ठंडे कपड़े पहनिए, ठीक है। या घर जाके गर्म पानी से, कोसे पानी से नहाइए। पैरास्टामोल की टिक्की खाइए। एक्स्ट्रा ओरल फ्लूइड्स, बुखार के केस में मान लीजिए आपको वैक्सीनेशन के बाद बुखार हो गया, डॉक्टर आपको बोलेगा बेटा घर जाइए, आपने नमक वाला पानी पीना है, थोड़े ठंडे कपड़े पहनने हैं आपने, और अगर आपसे हो सके तो अपने घर में किसी को ये कहिए कि गीली पट्टी करके आपके माथे पर लगाता रहे, या गर्म पानी से या कोसे पानी से आप नहाइए और पैरास्टामोल की साथ में टिक्की लीजिए। ये फीवर के केस में कहा जा रहा है। उसके बाद लोकल रिएक्शंस के केस में जो इंजेक्शन की साइट है वहाँ पर आप गीला कपड़ा रख दीजिए और पैरास्टामोल की एक टिक्की ले लीजिए। ओरल फ्लूइड्स आपको तब दिए जाएंगे जब इरिटेबिलिटी, मैलिस, सिस्टेमिक सिम्टम्स हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो वैक्सीन्स हैं जो आप लगवा रहे हैं। ये सब वैक्सीन्स मेरी और आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। जब इन वैक्सीन्स को लगवाने से ये तमाम सिम्टम्स हमारे अंदर आते हैं, तब तो हम घबराए नहीं, तब तो हम डरे नहीं। लेकिन अब जब बारी आई है कोविड-19 के वैक्सीन की, जिसका इन्फेक्शन इतना ख़तरनाक है कि डबल नमूनिया होने के बाद आपका वापस आना मुश्किल है। आपको 24/7 अपनी उंगली के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट लगा के रखना है, जिससे आपको 24/7 मॉनिटर करते रहना है कि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है, आपका हार्ट रेट कितना है, ये सब आपको देखते रहना है। और अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन आपकी गिरती है तो आपको फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचना है, आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इतनी ख़तरनाक बीमारी जिससे कल तक हम इलाज ढूंढ रहे थे, अब जब इसका वैक्सीन आया है तो हम लोगों ने हेले बहाने बनाना और ड्रामे करना शुरू कर दिया है। जी मैं नहीं लगवाऊंगा, आप लगवा लीजिए, अगर उसे कुछ नहीं होगा तो फिर मैं लगवाऊंगा। तो कॉन्फिडेंस लोगों में कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस लोगों में तब आएगा जब डॉक्टर साहब ऐसे अपना बाजू करके वैक्सीन लगवा रहे होंगे। अब डॉक्टर साहब ही अपना बाजू ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो वैक्सीन कहाँ लगेगा? अब डॉक्टर साहब को भी छोड़ दीजिए, डॉक्टर्स की तो मजबूरी है कि अगर ना भी चाहें तब भी उनको वैक्सीन लगवानी है, क्योंकि उन्हें 24/7 पेशेंट्स के साथ डील करना है। ब्यूरोक्रेट्स, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बैठे हुए डिग्निटरीज, आप लोग क्यों घबरा रहे हैं? आप लोग क्यों डर रहे हैं? आप लगवाएंगे तो आम आदमी में कॉन्फिडेंस आएगा ना। आम लोग कह रहे हैं कि नेताजी नहीं लगवा रहे, हमें लगाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। ये एक सवाल लोग पूछ रहे हैं, इस सवाल का जवाब आपको जल्द ढूंढना होगा। लोगों में कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप लोग लगवाएंगे। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, वैक्सीन जब लॉन्च हुआ तो सबसे पहले जो बाइडेन ने लगवाया, क्यों? ताकि देश के लोगों में विश्वास पैदा हो। इसी तरीके से वैक्सीन जब आया तो अलग अलग देशों में हमने देखा राष्ट्रपतियों ने, प्रधानमंत्रियों ने सबसे पहले वैक्सीन ली। क्यों? लोगों में विश्वास पैदा हो कि ये वैक्सीन बिल्कुल ठीक ठाक है, सब लगवा रहे हैं, हम भी लगवाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक आदार पूनावाला ने सबसे पहले वैक्सीन लगवाई। क्यों? भाई मैं बना रहा हूं, जो मैं अपने लिए यूज कर रहा हूं वही आपको दे रहा हूं। अगर इसके बावजूद हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो रहा, यकीन पैदा नहीं हो रहा, तो आत्मनिर्भर भारत का नारा देना बंद कर दीजिए। इसलिए आत्मनिर्भर भारत का नारा देना बंद कर दीजिए क्योंकि वैक्सीन हमारा इंस्टीट्यूट बना रहा है, हमारे लिए बना रहा है, पूरी दुनिया मांग रही है। वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स आदार पूनावाला के ऊपर लेख लिख रहे हैं और मैं और आप वैक्सीन लेने से घबरा रहे हैं।